बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आपको हमारा प्रैक्टिकल का हम ऑलरेडी एक कंटेंट हमने डिस्कस किया था कि जो इम्प्रूव्ड सोइंग मेथड्स हैं उसके साथ आज हम इसको लिंक करने लगे हैं कि क्योंकि वीट एक हमारी मेजर क्रॉप है। ठीक है, मेजर हमारी यानी कि फूड क्रॉप है, हमारी स्टेपल फूड है हमारी कंट्री के लिए। तो वीट के हवाले से कि जो इम्प्रूव्ड सोइंग मेथड यूज़ किए जा रहे हैं उसके अंदर जो ज़ीरो टिलेज यूज़ की जा रही है, या जो लोग राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम यानी कि जिन इलाकों में होता है, यानी कि गंदम की कटाई के बाद वो लोग राइस लगाते हैं, तो वहाँ हम ग्रीन मैन्योरिंग को कैसे अपनी क्रॉप रोटेशन के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज बात होगी। ज़ीरो टिलेज के जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें ज़ोन डिस्क टिलर है, जिसमें हैप्पी सीडर है, जिसमें टर्बो सीडर है, तो उस हवाले से आज हम बात करेंगे। तो उसके अंदर बेसिकली जो गंदम के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि ये आज हमारा प्रैक्टिकल का पार्ट है, तो गंदम को हम कपास के बाद भी लगाते हैं, कमाद के बाद भी लगाते हैं, धान की कटाई के बाद भी गंदम लगती है। ठीक है, हम गंदम को बेड्स पे भी लगाते हैं, और जो गंदम की फसल है उसकी हम जो बेटे है ज़ीरो टिलेज करते हैं इन राइस स्टबल्स। इसके अलावा हम गंदम की रिले क्रॉपिंग भी करते हैं इन स्टैंडिंग कॉटन। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है, अक्सर इंटरव्यूज़ के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इंडियन पंजाब है और पाकिस्तानी पंजाब है उसका इतना कोई डिफरेंस नहीं है, मगर व्हाई द व्हीट यील्ड इन इंडियन पंजाब इज़ हायर देन पाकिस्तानी पंजाब? तो उसकी रीज़न लोग पूछते हैं इंटरव्यूज़ के अंदर, क्या ऐसी रीज़न है कि जो इंडियन पंजाब की जो औसत गंदम की औसत पैदावार है, वो हमसे ज़्यादा क्यों है? तो उसकी बेटे वन एंड ओनली वन रीज़न ये है कि वो लोग गंदम की टाइमली सोइंग करते हैं। हमारा जो कॉटन ज़ोन है, जहाँ कॉटन व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है, वो लोग क्या करते हैं, कपास के इलाकों में तो गंदम की बिजाई बहुत लेट होती है। वो शुरू ही तकरीबन दिसंबर से 1 दिसंबर शुरू होती है, और 31 दिसंबर के बाद भी कुछ लोग गंदम लगा रहे होते हैं। तो जितना हम लेट सो करेंगे, मैं आपको यानी कि ऑलरेडी हमने यानी कि पहले भी पढ़ा था कि जितना क्रॉप ड्यूरेशन बड़ा होगा उतनी यील्ड अच्छी आएगी, जितना क्रॉप ड्यूरेशन कम होगा उतनी यील्ड कम आएगी। तो इसके अंदर एक यानी कि हमारा जो गंदम के बाद सॉरी कपास के बाद अगर गंदम लगानी है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले रोनी इरिगेशन देते हैं। ठीक है, गंदम यानी कि कपास को जब हम कटाई से पहले कपास को यानी कि अब उसकी लास्ट पिकिंग से पहले हम 20 एक दिन पहले उसे इरिगेट कर देते हैं। उसके बाद क्या है कि उसको पिक करके, तो क्योंकि ज़मीन उस टाइम बतर में आ चुकी होती है, तो फिर ज़मीन को हम तैयार कर लेते हैं। तो उसके बाद ज़मीन के अंदर हम ड्रिल की मदद से वो जो हमारा स्टोर्ड मॉइस्चर है, ड्रिल के ज़रिए उसमें स्टोर्ड मॉइस्चर में हम सीड सो कर देते हैं। पाकिस्तान का जितना भी बेटे बरानी इलाका है ना, बरानी इलाका जैसे चकवाल हो गया, जैसे तलाकंग हो गया, रावलपिंडी डिवीज़न है, तो वहाँ तो ज़मीनी पानी और नहरी पानी अवेलेबल नहीं है। ये हमारा डीजी खान का रोहतकोही का एरिया हो गया। तो वो लोग गंदम किस पे लगाते हैं? वो लोग गंदम जो स्टोर्ड मॉइस्चर होता है, बारिशों का पानी जो ज़मीन में स्टोर किया उस पे लगाते हैं। तो वो लोग ज़्यादा ड्रिल सोइंग ही करते हैं, क्योंकि ड्रिल के ज़रिए हम जो सीड को प्रॉपर डेप्थ पे जहाँ मॉइस्चर अवेलेबल है, वहाँ हम सीड को सो कर सकते हैं। आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि बरानी इलाके और जो अपाश इलाके हैं, जैसे हम अपाश इलाके से हमारा ताल्लुक है, बरानी इलाके और अपाश इलाके की वैरायटियों में फ़र्क क्या है? जो बरानी इलाके और अपाश इलाके की वैरायटियों में फ़र्क है, वो सिर्फ़ यही है कि जो बरानी इलाके की वैरायटियाँ होती हैं गंदम की, उनकी क्लोपोटाइल लेंथ ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी डीप सोइंग की जाती है। उनकी क्लोपोटाइल लेंथ ज़्यादा होती है, इस वजह से वो ईज़िली मर्ज हो जाती हैं। अगर हम बरानी इलाके के अंदर अपने यहाँ की रिकमेंडेड वैराइटीज़ जो इरिगेटेड एरियाज़ के लिए रिकमेंडेड है, उन इलाकों में लगाएँगे, तो उनमें इश्यू ये आएगा कि प्रॉपर अच्छी क्रॉप हमारा स्टैंड एस्टेब्लिशमेंट अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इन वैराइटियों की क्वालिटाइल लेंथ कम होती है। इसके बाद जो ब्रॉडकास्ट की जाती है गंदम, कॉटन स्टिक्स के अंदर ब्रॉडकास्ट की जाती है, ठीक है? तो वो आफ्टर ये इसमें क्या होता है, बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी है रिले क्रॉपिंग जिसे हम कहते हैं, ये हम इसलिए अडॉप्ट की जाती है कि हम गंदम को टाइमली सो कर लें, ठीक है?
हम क्या करते हैं कि कपास की चुनाई करके उसको इरिगेट कर देते हैं खेत को। ठीक है, अगर कपास की फसल बेड्स पे लगी हुई है तो इतना इरिगेट करना है कि बेड के ऊपर पानी चढ़ा देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, हमने गंदम की फसल का उसको में ब्रॉडकास्ट कर देना है। गंदम जर्मिनेट कर जाएगी और 30 से 40 दिन बाद हमने वो जो छड़ियां हैं वो खेत से रिमूव कर लेनी है। तो जब छड़ियां रिमूव करेंगे, नो डाउट जब हम मूव करेंगे खेत के अंदर तो पौधों के ऊपर आपको पता है इंसान चलेंगे पौधों पे, जब यानी कि प्रेशर आएगा वो ट्रैक्टर मूव करेगा तो उससे क्या होगा, पौधों की टिल्डिंग भी इंप्रूव होगी। ये देखें, ये रिले अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि रिले क्रॉपिंग ऑफ वीट इन स्टैंडिंग कॉटन। ठीक है, ये देखें खड़ी कपास की फसल के अंदर एक गंदम का छट्टा दिया गया। ठीक है, ये ऐसी ग्रो की, अभी इसके बाद लास्ट पिकिंग करके उसके बाद हमने छड़ियाँ रिमूव कर ली। अब ये देखिए उसके बाद ये फसल ऐसी आ गई। ठीक है, और उसके बाद ये देखें बिल्कुल हरा भरा फील्ड हो गया, लगता ही नहीं कि कभी इस खेत में कभी कॉटन थी। इसके बाद प्लांटिंग ऑफ कॉटन, प्लांटिंग ऑफ व्हीट ऑन बेड्स, यानी कि पटड़ियों पर गंदम की काश्त की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो हमारे शोरज़दा रकबे हैं वहाँ अगर हम बेड प्लांटिंग करते हैं तो उसका बेनिफिट होता है कि जो बेड के सेंटर के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि एक बफर जोन बन जाता है। ये जगह आप देख रहे हैं यहाँ बफर जोन बन जाता है, साल्ट यहाँ एक्युमुलेट हो जाते हैं क्योंकि पानी इधर से ऐसे आता है और इस साइड से ऐसे मूव करता है। लिटरली मूव करता है तो 60 दरमियान में कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारा स्टैंड एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अच्छा होता है। तो ये थोड़ा-सा मैं अगर आपको दिखाता चलूँ, ये ज़ोन डिस्टिल ये बेड प्लांटर है, ठीक है? ये देखिए देख रहे हैं कि आपको कि ये एक ही मूव के अंदर बेड भी बना रहा है और साथ-साथ उन बेड्स के ऊपर गंदम की सोइंग भी कर रहा है। और आप ये अगर ये देखें तो इनका जो इसकी फरो है उसकी यानी कि जो विड्थ है वो 12 इंच है, उसके बाद पहली लाइन हमने 3 इंच पे लगानी है, दूसरी लाइन हमने 5 इंच पे लगानी है, ठीक है? दरमियान में हमने 8 इंच का जो यानी कि जो बफर ज़ोन छोड़ा है, ठीक है? टोटल ये फरो टू फरो जो होगा वो 36 इंच होगा और बेड का वो जो होगा ऊपर ये 24 इंचेज़ होगा। प्लांट पॉपुलेशन इसमें सेम रहेगी, ये बेड प्लांटिंग और वीट की आप पिक्चर देख रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो गंदम की बिजाई हमने राइस की क्रॉप के बाद करनी है। उस राइस की क्रॉप के बाद हम ज़्यादातर ये डिस्क हैरो यूज़ करते हैं ताकि उसके स्टबल्स को कट कर लिया जाए। उसके बाद रूटावेटर को यूज़ कर देते हैं ताकि वो जो स्टबल्स हैं वो अच्छी तरह चॉप हो जाएँ। तो आप नो डाउट जब हम ये सब कुछ कर रहे होते हैं, हम गंदम की अक्सर जो बिजाई है वो लेट हो जाती है। और अक्सर लोग क्या करते हैं, ये राइस के जो रेसिड्यूज़ हैं इसको स्टबल्स को आग भी लगाते हैं, उसका भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो उसके लिए मैं आपको ये अब हम विद पिक्चर्स आप देख रहे हैं कि ये कंबाइन हार्वेस्टर के ज़रिए राइस की हार्वेस्टिंग हो रही है। और कंबाइन हार्वेस्टर ये पीछे बैठे ये ट्रैश वगैरह भी यानी कि जो ये रेसिड्यूज़ वगैरह पीछे फेंक रहा है। इसके बाद क्या होगा कि बेसिकली लोग क्या करते हैं वो इन रेसिड्यूज को आग लगा देते हैं। कितना ऑर्गेनिक मैटर, टन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है जिसको हम बर्न कर देते हैं और ना सिर्फ बर्न कर देते हैं बल्कि इसकी बर्निंग से क्या होता है, इर्द गिर्द आपका जो ना सिर्फ पोल्यूशन फैलती है मगर इर्द गिर्द जो खड़ी फसलें हैं वो मुतासर होती हैं। अक्सर आपकी जो मशीनरी है वो मुतासर हो जाती है। इस साल भी आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी, वो कंबाइन हार्वेस्टर चलाने के बाद उन्होंने यानी आग लगाई। वो आग इतनी फैली कि वो जो क्रॉप यानी स्टैंडिंग कंडीशन में हेल्दी क्रॉप थी वो जल गई, लोगों के कंबाइन हार्वेस्टर जल गए, ये दुनिया के पूर के करीब की आपने शायद पिक्चर्स आपने भी देखी हो। अच्छा, इन इन मीनवाइल क्लास चल रही है, मैं ज़रा थोड़ा-सा आपको बताता चलूँ क्लास में कौन-कौन मौजूद है। इसमें एहसन अली सिद्दीकी है, अनम इकबाल है, एहतिशाम है, फैसल है, तैयब नियाज़ है, वसीम है, 273, फिर वसीम 387 है, मोहम्मद हसन सईद है, मोहम्मद शेब अरशद है, फिर मोहम्मद वकास सईद है, ज़ाहिद नवाज़ है, फैसल रज़ा क्लास में है, मोहसिन रज़ा, आफ़ताब, अरसलान, अशरफ, हमज़ा खलील, मोहम्मद मूसा, निज़ामुद्दीन, उमैर, वक़ास सईदी, ज़ीशान हुसैन, रेहान और ज़ैगम इफ्तिख़ार और ज़ैनब सरवर अलवी। ठीक है, 27 स्टूडेंट्स हैं मगर 27 नहीं, आप लोग 25 लोग मौजूद हो क्योंकि 2 जगह से तो मैं इस पे यानी कि साइन इन हूँ। तो काइंडली दूसरे स्टूडेंट्स को भी बेटे कहें क्लासेस लिया करें, आपका अपना बेनिफिट है बेटे, आप लोगों ने फ़ी पे की हुई है। आप क्लासेस लें, क्वेश्चनिंग करें ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो उसमें जो रेज़िड्यू मैनेजमेंट का जो ऑप्शन था, इन रेज़िड्यूज़ को स्टबल्स को आग लगाई जाती थी। जैसे मैंने आपको पहले कहा, ना सिर्फ ये पोल्यूशन बढ़ती है बल्कि हम एक जो हमारा रिसोर्स है उसको वेस्ट बना के ज़ाया कर देते हैं और इसके साथ-साथ जो नेबरिंग क्रॉप्स है उनका भी जलने का खतरा होता है। तो ये बर्निंग
उसके बाद दूसरा ये था कि फिजिकल रिमूवल कर लिया जाए, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन था कि फील्ड में रिटेन किया जाए, मगर ये धान ऐसा है कि अगर फील्ड में खड़ा रहे तो बाद में जैसे दिन बड़े होते हैं ये फफोट शुरू कर देता है, स्टबल से दोबारा फूटना शुरू कर देता है। या हम जमीन में इनकारपोरेट कर दें, इसके लिए डीजल कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है कि आपको डिस्क भी यूज़ करनी पड़ेगी, आपको आपका यानी कि उसके बाद कल्टीवेटर यूज़ करेंगे, उसके बाद रूटावेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये स्टबल्स ये वैसे इतना याद नहीं करना, ये थोड़ा-सा आपको नो हो के लिए है कि इतना आपको पता होगा कितने न्यूट्रिएंट्स ऐड अप हो रहे होते हैं सॉइल के अंदर। तो उसमें ज़ीरो टिलेज के अंदर हमारे पास हैप्पी सीडर अवेलेबल है, टर्बो सीडर अवेलेबल है, ज़ोन डिस्क टिलर अवेलेबल है। ये जो आप देख रहे हैं ये हैप्पी सीडर है, ठीक है? ये देखें, ये क्या करता है कि एक मूव के अंदर जब ये चलता है तो क्या करता है कि ना सिर्फ सोइंग करता है, बजाय जो स्टबल्स पड़े होते हैं उनको चर्न करके उनको बारीक-बारीक पीस के पीछे फेंकता रहता है। इसका एक लॉस थोड़ा-सा ये होता है कि बाज़ औक़ात जो सीड हम सो करते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टबल्स आ जाते हैं। ये है टर्बो सीडर, ठीक है? टर्बो सीडर क्या करता है, ये नॉच बनाता है। ऐसे लाइन बनाते हैं, उस लाइन में सोइंग करता जाता है, बाकी जो स्टबल्स हैं, रेसिड्यूज़ हैं, वो इंटैक्ट रहते हैं। और ये देखें, ये हैप्पी सीडर के बाद गंदम की फसल आप जर्मिनेशन की हुई देख रहे हैं, कितनी माशाल्लाह प्यारी जर्मिनेशन है। और ये ज़ीरो टिलेज वाली वीट की आप पिक्चर देख रहे हैं। ये ज़ोन डिस्क टिलर ये जब हमारे यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में बनाया गया, तो ये कॉटलर प्लेट्स हैं, ये बेसिकली रास्ता बनाती हैं। इसके बाद पीछे ये ये ड्रिल मशीन लगी हुई है जिसमें फर्टिलाइज़र भी है और आपका सीड भी है, तो ये साथ-साथ सोइंग होती जाती है। ये आप देख सकते हैं, ज़ोन डिस्क टिलर ड्रिल, ये यहाँ मूव कर चुकी है ऑलरेडी। ये देखें, ये इस नॉच के अंदर, ये आप नॉच देख रहे हैं, इसके अंदर, इस छोटे से चैनल के अंदर सोइंग हो रही है। इसके बाद हम थोड़ा-सा यानी कि देखते हैं कि गंदम के हवाले से, ठीक है? कि जो वाटर सेविंग के हवाले से यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो उसके अंदर वाटर सेविंग के हवाले से उसके अंदर हम क्या कुछ कर सकते हैं, हम लेज़र लैंड लेवल अपनी ज़मीन को कर सकते हैं। जब लेज़र लैंड लेवलिंग करेंगे, तो उससे कम पानी लगेगा, ठीक है? पूरी यूनिफ़ॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद बेड प्लांटिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो ये थोड़े से वाटर सेविंग टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं। वीड स्ट्रा मैनेजमेंट के हवाले से एक और टेक्निक भी है कि हम लोग क्या करते हैं कि जब गंदम को आखिरी पानी आपको पता है 20 मार्च से पहले-पहले लगाना होता है। जब आप आखिरी पानी लगाते हैं तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि जंतर के बीज का छट्टा दे देते हैं पूरे खेत के अंदर, ठीक है? जब हार्वेस्टर से गंदम काट ली, ठीक है? उसके बाद ये देखिए ये जंतर की ये पोज़ीशन है। आहिस्ता-आहिस्ता जंतर ग्रो होता है और ये देखें वीट के स्टबल्स अब आपको नज़र ही नहीं आ रही, जंतर नज़र आ रहा है। क्योंकि आपको पता है गंदम अब कट चुकी है, कहीं किन इलाकों में अक्सर इलाकों में हमारी गंदम की कटाई हो चुकी है। तो अभी राइस की क्रॉप यानी कि हमारा अभी लेट है, ठीक है? तो जो महीने 15 दिन, 20-25 दिन का, डेढ़ महीने का गैप होता है, उस दौरान अगर हम जंतर लगा लेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी ज़मीन इनरिच्ड हो जाएगी, उसकी वाटर यूज़ एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसकी न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हमारी ज़मीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अभी जंतर ऐसे ग्रो हो गया, उसके ऊपर हम रोटावेटर चलाएँगे। ये देखिए जंतर के ऊपर आप इंट्रोड्यूस देख रहे हैं, जिनमें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। ठीक है, अब ये वो गंदम की खेत था, जिसके ऊपर आखिरी पानी पे हम लोगों ने क्या किया, जंतर का छट्टा दिया। जंतर का छट्टा दिया, उसके बाद आप देखिए जंतर ने कितनी अच्छी लश ग्रीन ग्रोथ की, उसके बाद हमने इसको रूटावेट कर दिया, ज़मीन में मिक्स कर दिया और ये उसके ऊपर फिर राइस लगाना है। अभी हम ज़मीन को आधी बोरी डाल के इसको ज़मीन को कद्दू कर रहे हैं। समझ आ रही? ये देख ये देखिए, कि अगर हम इसके बाद कोई और फसल लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, जंतर को ज़मीन में रूटावेट ग्रीन मैन्योरिंग के लिए, या अगर हमने राइस लगाना है, क्योंकि राइस के अंदर हमने पडलिंग करनी होती है, तो ये ऐसे हम सीधा डायरेक्ट भी इसको ज़मीन के अंदर, तो पीछे कल्टीवेटर लगा होता है, इनकॉर्पोरेट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं। स्टैंडिंग वाटर के अंदर रूटर लगा के ये आप देख सकते हैं, ज़मीन भी कद्दू हो जाएगी और यानी कि ज़मीन की पडलिंग या ज़मीन को कद्दू करने का समझते हैं कि हमने बेसिकली ज़मीन की जो पोर स्पेसिस हैं बेटे, उनको बंद करना होता है, ताकि आर्टिफ़िशियल हार्डपैन क्रिएट हो जाए। क्योंकि राइस के अंदर हमें स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है। राइस अक्सर लोग समझते हैं शायद पानी की मछली है, राइस पानी की मछली नहीं है। राइस बगैर पानी के भी ग्रो कर सकता है, हम डायरेक्ट सीधे राइस भी ग्रो करते हैं।
राइस के अंदर ये स्टैंडिंग वाटर इस वजह से रखा जाता है ताकि वीट को हम इजीली कंट्रोल कर सकें। तो बेटे बेसिकली आज के प्रैक्टिकल के हवाले से आपका यानी कि हमने बेसिकली ये डिस्कस इम्प्रूव सोइंग मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करके अच्छी प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं। तो इस हवाले से किसी भी स्टूडेंट का बेटे कोई क्वेश्चन है तो बेटे आप लोग कर सकते हैं। हाँ जी डियर स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो आप बेटे आप लोग कर सकते हैं। सर ये जो फंडिंग करनी है राइस की, तो उसमें ये जो जंतर हम मिक्स कर रहे हैं तो ये तो 15-20 दिन पहले नहीं करना पड़ेगा? बेटे बेसिकली जो जंतर हम मिक्स कर रहे हैं इसकी जो CN रेशियो है ना बेटे, क्योंकि ये बिल्कुल ग्रीन फॉर्म के अंदर है और अभी आप देख सकते हैं इसके ऊपर सीड डेवलपमेंट प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुई। तो इसकी जो इसमें नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा है, कार्बन कंटेंट कम है। तो यही किया जाता है कि जब हम पडलिंग कर रहे होते हैं तो पडलिंग के टाइम पे आधी बोरी यूरिया की क्रॉप को दे दी जाती है। ठीक है, उससे क्या हो जाता है कि क्योंकि ऑलरेडी पानी स्टैंडिंग कंडीशन में होता है, कंडीशन कंडीशन का फर्क होता है, टेम्परेचर हाई होता है और स्टैंडिंग कंडीशन वाटर होता है, क्योंकि पानी की मौजूदगी में आपको पता है कोई भी चीज़ है वो बहुत जल्दी गलती सड़ती है। ठीक है, इस वजह से क्योंकि एक इसके अंदर कार्बन के कंटेंट ज़्यादा है, सॉरी नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा है, कार्बन कंटेंट कम है। दूसरा यूरिया फर्टिलाइजर एडअप करते हैं ताकि जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस और तेज हो, और थर्ड ये टेम्परेचर हाई है, फोर्थ कि वहाँ वाटर अवेलेबल है। जो हम आम फील्ड में फार्म यार्ड मेन्योर वगैरह डालते हैं तो वहाँ तो बेटे हम फील्ड कैपेसिटी की हालत में वाटर की कंडीशन में रखते हैं ना, स्टैंडिंग वाटर तो नहीं होता ना, फ्लडेड कंडीशन तो नहीं होती ना। पानी में आप कोई भी चीज डाल लें तो देखिए कितनी जल्दी गल सड़ जाती है। सर फिर इसको कितना टाइम लगता है? हाँ बेटे किसको? सर उसके लिए तो जो हम आमतौर पर डालते हैं उसमें स्टैंडिंग वाटर नहीं होता, इसलिए 15-20 दिन पहले हमें ये करना पड़ता है। हाँ इस कंडीशन में सर कितने दिन बाद फिर वो राइस प्लांट कर देते हैं? बेटे इस कंडीशन के अंदर ये हम कद्दू करके चौथे दिन हम राइस लगा देते हैं। जमीन की पडलिंग करने के बाद, ठीक है, तो फोर्थ डे पे हम इसके ऊपर ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। एक दफा पानी का लेवल उसमें कम करते हैं, तो उसके बाद फिर हम इसमें यानी कि राइस की क्रॉप को ट्रांसप्लांट कर देते हैं। एक थोड़ा सा हमारा एक मिस कंसेप्शन बना हुआ है, हम लोग हमारे जो ज्यादातर फार्मर्स हैं वो बिल्कुल डिपेंडेंट हो चुके हैं ऑन द यूज ऑफ इनऑर्गेनिक, यानी कि जो हमारी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के ऊपर वो यानी कि टोटली शिफ्ट हो चुके हैं। आप देखें, अगर हम सिर्फ और सिर्फ ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं ना, जहां हम नो डाउट नो डाउट कि ये जो हमारी मैन्योर्स हैं इनके अंदर जो ये न्यूट्रिशनल इनरिच्ड नहीं होती इनके अंदर, यानी कि जो ये बल्की होती हैं, इनका मास बहुत ज्यादा होता है, न्यूट्रिएंट कंटेंट इसमें कम होते हैं। मगर ये करती क्या है कि ये जमीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाती हैं। जब जमीन में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या है कि आपकी फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जो काम 2.5 बोरी DAP जो औसत आपको दे रही थी वो आप 1 बोरी DAP से भी हासिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि DAP ये दूसरे जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, अगर वो जमीन में मॉइस्चर कंडीशन में रहेंगे, ठीक है, वेट रहेंगे, उतनी उतनी देर वो प्लांट को अवेलेबल होंगे। हाँ जी बेटे किसी और स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। सर आपने कहा कि एक बार लेवल पानी का काम करते हैं, इसकी रीजन? सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ बेटे क्या कह रहे हो फैसल?
सर मैंने आपने कहा ना कि एक बार हम राइस लगाने के लिए पानी का लेवल कम मैं करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जब हमने पर्लिंग करनी है तब हमने उसमें यानी कि पानी फुल टाइम स्टैंड करना है, उसके बाद पानी लगाएंगे नहीं। ठीक है, तो एवेपोरेशन होगी। समझ आ रही है? अगर उसमें फुल टाइम स्टैंडिंग वाटर रखेंगे, जब हम लेबर लगाने लगेगी, गर्मियों के दिन होते हैं, पानी बहुत ज्यादा गर्म हो चुका होता है, तो उसमें ये होता है कि हमने पर्लिंग के बाद पानी नहीं लगाना। आहिस्ता आहिस्ता पानी इवेपोरेट होगा, थोड़ा बहुत पानी का लेवल कम होगा। फिर तीसरे चौथे दिन जब हमने ट्रांसप्लांटिंग करनी है, उसके बाद हमने फील्ड को फिर भर देना है। ठीक हो गया। और उसके बाद 35 से 40 दिन तक हमने पानी खुश्क नहीं होने देना। वो बेसिकली हमने पर्लिंग के बाद यानी कि दोबारा पानी सोई ट्रांसप्लांटिंग वाले टाइम ही लगाना है, उससे पहले पानी नहीं लगाना, ताकि क्योंकि अक्सर ये होता है कि क्योंकि समर सीजन होता है, और अगर पानी ऐसे हम रोज ही भरते रहें, वो ट्रांसप्लांटिंग वाले टाइम पे जो है पानी का टेम्परेचर, क्योंकि दिन के टाइम लगता है, गर्मी का मौसम होता है, वाटर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और फिर वो लेबर इतना ईज नहीं महसूस करती। अगर आप थोड़ा सा स्टडी करें, जो राइस के अंदर हमारी लो यील्ड की जो एक वन एंड ओनली वन और जो मेन रीजन है, वो क्या है? वो है लो प्लांट पॉपुलेशन। ठीक है, वो सिर्फ जो पानी कम वाला है, वो इस वजह से है कि हमने ट्रांसप्लांटिंग वाली डे पे यानी कि उसको दोबारा फुल करना है, ताकि पानी का टेम्परेचर ठीक हो, लेबर इजीली उसको ट्रांसप्लांट कर सके। मगर अब थोड़ा सा अगर हम राइस के हवाले से बात करें, अब कुछ लोग ट्रांसप्लांटर्स भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि लेबर की अब कमी है, दूसरा प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन भी आपको नहीं मिलती। तो आजकल राइस ट्रांसप्लांटर्स भी यूज हो रहे हैं। उसके लिए जो धान की पनीरी है, उसको पहले ट्रेज में लगा लिया जाता है। ठीक है, उन ट्रेस को मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा भी, सिर्फ पैराशूट राइस ट्रांसप्लांटिंग टेक्नोलॉजी भी एक आपको पढ़ानी है। तो वो ट्रेस फिर उस ट्रांसप्लांटर में फिट हो जाती हैं, तो वो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी मेंटेन होता है, और वो ऑटोमेटिकली ट्रांसप्लांटर ही सारी पनीरी लगा देता है। अब ये ट्रांसप्लांटर की जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये गार्ड सीड्स का आपने नाम सुना होगा, ये तकरीबन 10 साल पहले पाकिस्तान में लाए थे। उस टाइम लोगों ने इसे कबूला नहीं। समझ आ रही है? क्योंकि अब आपको पता है, हमारे जो एग्रीकल्चर जो है, उसके अंदर जो लेबर की अब आजकल सीवियर शॉर्टेज है। तो फार्म लेबर अवेलेबल है, मगर लेबर ज्यादा को प्रेफर करती है कि वो टनल फार्म फार्म पे जाएं, या कोई ऐसी जगह जैसे वेजिटेबल फार्म्स हैं, जहां उन्हें सारा साल कोई ना कोई रोजी यानी कि उनको उनको सारा साल एम्प्लॉयमेंट मिलती रहती है, वहां का वो प्रेफर करते हैं। कोई ऐसा फार्म हो जहां सारा साल यानी कि कोई ना कोई काम उनको मिलता रहे। नो डाउट अब हमारे इलाकों में ये जो है राइस की ट्रांसप्लांटिंग का थोड़ा सा इशू आ रहा है, मगर अब ट्रांसप्लांटर भी आ चुके हैं, आप ट्रेज में पनीरी लगाते हैं और ट्रांसप्लांटर से ट्रांसप्लांट कर देते हैं। हाँ जी, किसी और का क्वेश्चन है तो बेटे कर सकते हैं। सर फिर जो सस्टेनेबल में तो सर ये बात सही है कि हम कुछ कंपोस्ट वगैरह डाल दें, ऑर्गेनिक मैटर डाल दें, और जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं उनका इस्तेमाल, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उसका इस्तेमाल कम हो जाएगा। लेकिन बेटे जो सर बात सुनो, दोबारा बताओ जरा। मैंने किसी स्टूडेंट का मैसेज आया हुआ था कि आपके क्लास वाले उसका एक्सीडेंट हो गया है। अल्लाह ताला सेहत दें। मुझे सर तो ये आई थिंक लगता है ये वो है, ख्वाजा है। अल्लाह ताला सेहत दें। हाँ फैसल, आप क्या कह रहे थे? सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि सस्टेनेबल में तो सही है कि कुछ हम कंपोस्ट डाल लेंगे, उससे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाएगा और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी इनऑर्गेनिक की, और हमें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कम डालने पड़ेंगे। लेकिन जो सर ऑर्गेनिक फार्मिंग है, तो उसमें यही वजह है कि इसके बल्क की वजह से न्यूट्रिएंट कम होते हैं, इस वजह से वो हमारी यील्ड कम आती है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में। बेटे ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर अगर हम उससे सस्टेन बेसिस पे जाएंगे तो यील्ड अच्छी आएगी। आप थोड़ा सा एग्जांपल लो, अमेज़न के जंगलात हैं, बहुत ज्यादा लश ग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हुई ना। ठीक है, जब हम नेचर को डिस्टर्ब करेंगे, लाजमी बात है हम खुद डिस्टर्ब होंगे। अब जो अमेज़न के जंगलात है, वहाँ कोई यूरिया नहीं यूज हो रही, वहाँ को डीएपी कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं हो रहा, बहुत लश ग्रीन जंगल है। इशू ये है कि जब हम टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट होंगे, नो डाउट इनिशियल 4 ईयर 5 ईयर मे बी 10 ईयर तक आपकी यील्ड कम आए। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि आपकी जो सॉइल है उसमें अर्थवर्म की पॉपुलेशन बढ़ेगी।
आपकी जो सॉइल है उसके अंदर जो एज़िटोबैक्टर है, एज़िटोमोनास है, क्योंकि आप कोई केमिकल नहीं यूज़ कर रहे, कोई फंजीसाइड यूज़ नहीं कर रहे, कोई इंसेक्टिसाइड यूज़ नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी और वो क्या करेंगी, जो ज़मीन के अंदर यानी कि जो न्यूट्रिएंट स्टोर फॉर्म में पड़े हैं, उनको अवेलेबल फॉर्म में उन्होंने कन्वर्ट करना है। ठीक है ना? हम कहते हैं कि यार एक ज़मीन है, वो 1 डेढ़ साल खाली पड़ी रहती है, तो उसके बाद फसल लगाएँ अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है? क्योंकि उस दौरान वो जो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर हैं, वो ज़रा बैलेंस फॉर्म में आ चुके होते हैं। नो डाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग जब हम स्टार्ट करेंगे